नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मित्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन मित्रों की परीक्षा 1-2 नंबर से रह जाती है या जितने भी हमारे अभ्यर्थी सीटेट की पहली बार परीक्षा देंगे तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। मित्रों, अगर आप लोग इन सभी क्लासों को देखते हैं तो अब की बार सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आपको अब की बार सीटेट क्लियर करना भी है, क्योंकि आगे आने वाले समय पर आपको शिक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी। जैसे कि बिहार में आप लोग भर सकते हैं फॉर्म सीटेट के द्वारा और DSSB में वैकेंसी निकली हुई है जिसका आवेदन 7 फरवरी तक होगा। इसलिए आपका फोकस सीटेट पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी 30 में से 30 हिंदी के कैसे दिलाएगी, इसलिए आप लोग संपूर्ण क्लास देखना। इससे पहले की क्लास अवश्य देखना और अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बात आपके सीटेट की है। जो मित्र काफ़ी परेशान हो गए सीटेट का एग्ज़ाम देते देते, तो एक बार आप लोग इन सभी क्लासों को अवश्य देखें। तो इससे पहले आपने हिंदी की फर्स्ट क्लास देखी थी, ये आपकी सेकंड क्लास है। और मित्रों, इस क्लास को देखने के बाद आप सीधा प्रश्न पत्र हल करना। क्या? सीधा प्रश्न पत्र हल करना। प्रश्न पत्र में जब आप देखेंगे कि बस आपने इतना पढ़ा है, सीधा पेपर यहीं से छपेगा, ठीक है। और कमेंट में अवश्य बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये क्लास देखने पर। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले नॉम चौमुश्की। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नॉम चौमुश्की सीटेट में नहीं आए। अगर ये सीटेट में नहीं आएंगे तो पेपर आपका होगा ही अच्छे से नहीं, क्योंकि नॉम चौमुश्की का आना तो महत्वपूर्ण है। चाहे आपके संस्कृत में आए, चाहे आपकी हिंदी में आए, चाहे आपके CDP में आए, ये भैया आने ही आने हैं। इसलिए इसे तो बिल्कुल घोट कर पी जाना, ठीक है। तो नॉम चौमुश्की के बारे में जानेंगे। ये भैया अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भाषा विकास का सिद्धांत। नॉम चौमुश्की के सिद्धांत का क्या नाम था? भाषा विकास का सिद्धांत। इनके क्या क्या फैक्ट थे? प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। नॉम चौमुश्की कहते हैं कि बच्चा जो है जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, वो भाषा लेकर के पैदा होता है। जहाँ भी आपको ये शब्द दिखाई दे तो सीधा मारना नॉम चौमुश्की। और देखिए, जिसे LED कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LED, यानी कि L फॉर भाषा, A फॉर अर्जन और D फॉर यंत्र। ये था इनका LED वाला शब्द। जहाँ भी आए वो आपका नॉम चौमुश्की है। और विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में LED हमारी सहायता करता है। इनका क्या कहना है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं ये एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में LED हमारी सहायता करता है। और नॉम चौमुश्की कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता, ठीक है। इनका कहना है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ये डेफिनेशन है, सीधी सीधी पूछ ली जाती है, क्वेश्चन में सीधी छप के आती है, ठीक है। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना। PDF प्राप्त करना हो तो आप लोग कमेंट अवश्य बताना, या आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। तो भाषा अर्जन जैसे शब्द आ जाए, जन्मजात जैसे शब्द आ जाए, LED आ जाए, तो सीधे आपके नॉम चौमुश्की के लिए जाएंगे। नॉम चौमुश्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। नॉम चौमुश्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। भाषा अधिग्रह अर्जन यंत्र। चौमुश्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। किसका दिया? सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया? चौमुश्की ने। यानी व्याकरण जन्मजात होता है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा कि व्याकरण जो है क्या होता है? जन्मजात होता है, ठीक है। और ये है आपकी LED की फुल फॉर्म।
जब आपके नोम चौमुश्की आ जाए, नोम चौमुश्की के शब्द समझ में आ गया होगा। इन्होंने अधिग्रहण, एलईडी, जन्मजात और व्याकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया है कि बच्चा जो है, बच्चा के जो मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। अब नोम चौमुश्की आ जाए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लेब वाइगोत्स्की नहीं आए। लेब वाइगोत्स्की कहते हैं कि आपके पीछे पीछे तो मुझे आना ही है। जैसे ही नोम चौमुश्की आए तो इसके बाद में लेब वाइगोत्स्की आते हैं। लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो जहाँ भी ये चीज़ आ जाए ना, अंतःक्रिया जैसे शब्द आए, ठीक है, तो बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यंत्र यानी कि इसकी ट्रिक है SSC, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। जहाँ भी आपको ये दिखाई दे, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। तो कहने का मतलब है कि ये निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। सामाजिक अंतःक्रिया और आपका परिवेश अंतःक्रिया, जहाँ भी आपको ये चीज़ दिखाई दे, सामाजिक लाभ जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग इसी शब्द का विशेष ध्यान रखेंगे तो लेव वाइगोत्स्की मार देंगे, ठीक है। इनका क्या है? सामाजिक परिवेश, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इसके बाद में पियाजे के अनुसार, पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे जी कहते हैं जो भाषा है ना, ये अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भैया क्या कहते हैं स्किनर? स्किनर कहते हैं जो भाषा है ना ये अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अभ्यास कीजिए ना, अनुकरण करो। तो आप लोग जितना हो अपना रिवीजन कीजिए, जो भी आपने नोट्स बना लिए ना रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपके पास में कितने दिन बचे हैं? 21 तारीख की आपकी परीक्षा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। एक बार प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और कितने मार्क्स आते हैं ये ज़रूर आप लोग कमेंट में छोड़ें। और आपने ये वीडियो देखी है तो हिंदी में 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये भी अवश्य बताएं कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इस वीडियो को देखने से क्लियर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे आप भाषा अर्जन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे टॉपिक। भाषा अर्जन, अधिगम, उपचारात्मक अध्यापन, भाषा कौशल। तो भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा समग्रवादी संप्रेषण, ज्ञान सृजन, संज्ञान, व्यक्तित्व आदि है। जो भाषा है ये समग्रवादी है, संप्रेषण है यानी कि आदान प्रदान करना, ज्ञान का सृजन होता है, संज्ञान, व्यक्तित्व आदि है। भाषा अर्जन क्या है भैया? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी भाषा अर्जन जो बच्चा होता है ना, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में रह करके इस भाषा को बच्चा सीखता है। यानी कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने माहौल के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा सब कुछ सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। जैसे आपने बच्चे के सामने कही बेटा मम्मम, तो बच्चा मम्मम ही बोलेगा। अगर बच्चे से आपने कहा कि बेटा ये भूत है, तो बच्चा जिस चीज़ के लिए आपने कहा है कि ये भूत है, कोई डॉल्स आपने दिखाई ये भूत है, तो बच्चा उसे भूत ही समझेगा, क्योंकि वो क्या है, जैसा आपने किया है बच्चा वैसा ही करेगा। तो वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। जैसा आप बोलेंगे बच्चे के सामने, बच्चा वैसा ही बोलेगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मित्रों यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है।
कैसी होती है? ये एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है भाषा अर्जन, क्योंकि बच्चा घर के माहौल में रहता है, जैसे मम्मी पापा जी बोलते हैं वैसे ही बच्चा बोलने लग जाता है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। जो भाषा अर्जन होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो सहज और स्वाभाविक होती है। ये लाइन आपकी सीधी परीक्षा में पूछ ली जाती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चा जो है कुछ भी बोल देता है, क्योंकि बच्चा घर की वातावरण की भाषा को सीखता है, तो आपको पता है कि इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? आपके परिवार और समाज का होता है। अब जानेंगे भाषा अधिगम। अर्जन आपकी समझ में आ गया होगा। अर्जन में न तो व्याकरण का प्रयोग होता है, ना कोई आपके औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। ये एक प्राकृतिक भाषा है, ठीक है, जो घर परिवार और समाज के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम का पहले अर्थ समझ लेते हैं। अधिगम मित्रों एक सीखना होता है। किसी भी प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। आपको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। जब से आप लोगों ने ठोकर खाई है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया ज़िंदगी भर चलती रहती है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अर्जन में औपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अधिगम में औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम के नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जो अधिगम होता है इसमें नियम भी होते हैं, व्याकरण का भी प्रयोग होता है। इसे द्वितीयक भाषा के नाम से जानते हैं। प्रथम भाषा कौन सी है? आपकी अर्जन है। द्वितीय भाषा आपकी कौन सी है? जो आपकी अधिगम है, ठीक है। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। ये अधिगम जो होता है ये कहाँ पर होता है? ये विद्यालय में होता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है कि हम अपने घर पर अपनी जो भाषा होती है वही बोलते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे को बोलने का प्रयास किया जाता है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका पड़ती है। यानी कि जो भाषा अधिगम होता है उसमें शिक्षक की भी आवश्यकता होती है, विद्यालय की भी होती है, पाठ्यक्रम की भी होती है, पाठ्य पुस्तकों की भी होती है, शिक्षण पद्धतियों की भी होती है। तो ये सभी क्या है? आपके अधिगम में सहायता प्रदान करती है। किसमें? अधिगम में मित्रों आपके में सहायता प्रदान करती है। लेकिन अर्जन जो है, अर्जन में ये सभी की आवश्यकता नहीं होती है। अब जानेंगे भाषा अर्जन एवं अधिगम, ये दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अर्जन ये इधर है, अधिगम इधर है। जो अर्जन होता है ये अचेतन प्रक्रिया होता है। अचेतन बच्चे को मतलब जो बोलना है वो बोल ही देता है। प्राकृतिक होता है, परिवेश के द्वारा सीखता है। वातावरण, स्वाभाविक, जन्मजात क्षमता, सहज, मातृभाषा और अनौपचारिक, ये सभी शब्द किस में आते हैं? आपके अर्जन में आते हैं। अधिगम में बच्चे के अंदर चेतना आ जाती है। चेतन यानी अपने दोस्तों के सामने बोलेगा तो ठीक ठाक ही बोलेगा ना, तो चेतन अवस्था में रहता है। संस्थागत होती है, शिक्षक होते हैं, इसमें नियमबद्ध होती है, स्कूल में सीखी जाती है, दूसरी भाषा का प्रयोग होता है और प्रयासपूर्ण होता है, और ये औपचारिक होती है। लेकिन ये आपकी प्रथम भाषा है। प्रथम भाषा अर्जन है और अधिगम आपकी द्वितीय भाषा है जो प्रयासपूर्ण सीखी जाती है। आई होप मित्रों कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है भाषा के विविध रूप। तो भाषा के विविध रूप क्या हैं? जैसे आपकी मातृभाषा है, तो मातृभाषा घर परिवार, ये पहली भाषा है। मातृभाषा जो है ये घर परिवार से मिलती है, ये पहली भाषा है। राष्ट्रभाषा बहुभाषी है, कोई एक नहीं है। अगर राष्ट्रभाषा आ जाती है तो ये क्या है? बहुभाषी है, ये इसमें कोई एक नहीं है। राजभाषा हिंदी है, अनुच्छेद 343 के द्वारा। राजभाषा कौन सी है? आपकी हिंदी, ठीक है। राष्ट्रभाषा अगर आती है तो बहुभाषी लगाना है। क्या लगाना है? बहुभाषी। और हिंदी ये आपकी राजभाषा है 343 अनुच्छेद के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और इसमें से मित्रों क्वेश्चन कई एक बार आ चुके हैं सीटेट में, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये क्या है? आपकी 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। क्वेश्चन आया था कि बोडो कौन सी भाषा है? तो बोडो भाषा में जो कौन सी में है? तो ये आपकी 22 भाषाओं में शामिल है। तो अब ये आपको भाषाएं याद करनी हैं। शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषाएं तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, मलयालम है, कन्नड़ है, ओडिशा। ये आपकी 6 भाषाएं हैं जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और मित्रों देखिए 21 जनवरी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगर इससे फ़ायदा मिलता है, अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करना। और आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए तो बेशक आप लोग अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अब की बार आपको शीटेट पास करना है। इसके देन आपको प्रैक्टिस सेट, बार बार पे बोलती हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट जितना हो आप लोग हल करो, आपका शीटेट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा में टीचर की भर्ती के लिए टेट या आपके पास में शीटेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है भाषा कौशल। तो भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है? सुनना, बोलना। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो 4 कौशल हैं। ये चारों कौशल आपको याद करने हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगर कोई ये पूछे कि क्या ये अलग अलग होते हैं, तो नहीं, ये जितने भी 4 कौशल हैं ये आपके अंतः संबंधित होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। इनका कोई क्रम नहीं होता है कि पहले आपने पढ़ना सीख लिया फिर लिखना सीख लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, सभी एक साथ सीखे जाते हैं। ये लाइन आपके क्वेश्चन पेपर में उठा के देखना, ये आपको सीधी मिलेगी। जैसे बच्चा सुनने के साथ बोलना भी सीखता है, जब बच्चा सुनेगा तो बोलेगा, और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। ये आपका एग्जाम्पल है। बच्चा जब सुनेगा तो बिल्कुल बोलेगा, और जब बोलेगा तो वो पढ़ेगा, पढ़ने के साथ साथ में लिखना भी सीख जाएगा। इन 4 कौशलों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ये 4 कौशल हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो ये भाषा के कौशल हैं। नंबर 1 अभिव्यक्तात्मक कौशल और नंबर 2 है ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल सक्रिय होते हैं और जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं ये आपके निष्क्रिय। ये आपके नंबर जो है इसमें से 101% आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे ये अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल, तो इनको आप याद रखना। ये भाषा के कौशल हैं, इसके 2 भाग हैं, सक्रिय बोलना और लिखना, और निष्क्रिय सुनना और पढ़ना। ठीक है, तो ये सक्रिय में अभिव्यक्तात्मक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्त करना बच्चा बोल के भी करेगा और लिख के भी कर देगा। और निष्क्रिय में सुनता रहेगा, पढ़ता रहेगा, किसी को क्या पता पड़ रहा है। तो ये क्या है? ग्रहणात्मक, यानी कि जो सक्रिय होते हैं उसमें बोलना पड़ता है और लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं सक्रिय हूँ, बोल रही हूँ और लिख भी रही हूँ, है ना। और ग्रहणात्मक ये जो है आप लोग हो, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, देन आप लोग इसे पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सक्रिय अभिव्यक्तात्मक कौशल और ये हो गया आपका ग्रहणात्मक कौशल। तो ये भाषा कौशल के 2 भाग हैं, और दोनों भागों में जो अभिव्यक्तात्मक है इसके 2 भाग हैं और ग्रहणात्मक के 2। ये आता है सक्रिय में बोलना और लिखना, और ग्रहणात्मक में आता है सुनना और पढ़ना। ठीक है, अब देखेंगे आप सुनना, यानी श्रवण कौशल के सोपान होते हैं। सुनते किससे? ध्वनि का कानों तक पढ़ना,
अर्थ ग्रहण करना और प्रयोग करना, ये सुनने के अंतर्गत आते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ, तो विकसित किससे किया जाता है? ये सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना व सुनना, श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? श्रवण कौशल के अंदर। क्योंकि हम श्रवण सुनेंगे तभी तो सस्वर करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, कहानी कहेंगे या सुनेंगे, श्रुतलेख भी कर सकते हैं, भाषण भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं। ये इसकी विधियाँ हैं। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तो अभी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल मतलब बोलना, अच्छी चीज़ें सुनने को मिले। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है? अच्छी चीज़ें सुनने को मिले। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियाँ, तो विकसित करने की विधियाँ क्या हैं? सस्वर वाचन, कविता पाठ, चित्र वर्णन, संवाद, वाद विवाद, भाषण, नाटक मंचन, ये किसके अंतर्गत आते हैं भैया? मौखिक के अंतर। भाई बोलेंगे तो सस्वर वाचन करेंगे, कविता पाठ करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से मतलब बोलते हैं कविता, चित्र, चित्रण, संवाद, वाद विवाद, ये सभी किसके अंदर आते हैं? मौखिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ट्रांसलैंग्वेजिंग, जब हम पारस्परिक पुराने तरीकों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलैंग्वेजिंग। या हम पारस्परिक पुराने तरीकों को छोड़कर, अब पुराने तरीके क्या थे कि पहले लोग जो है बुक के द्वारा पढ़ाई करते थे, किताब के द्वारा। अब क्या है? अब आपका ऑनलाइन बेस हो गया है। बच्चे जो है पेड क्लास खरीद लेते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं, बस ऐसे ही पैसे डाल देते हैं। तो जब हम पारस्परिक पुराने तरीकों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपना लेते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो देखिए, अगर आपने पेड क्लास ली है या कोई बुक ली है तो अभी आपके पास में टाइम है, यानी कि आपके पास में 21-22 दिन हैं। फटाफट से रिवीजन करते जाइए और आपका क्या है? नई पद्धति बन जाएगी, शीटेट पास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्थूल कौशल। स्थूल कौशल होता है भागना, यानी पूरे शरीर से जब भागते हैं वो स्थूल कौशल होता है। सूक्ष्म कौशल क्या है? चित्र बनाना, यानी कि हम मसल्स का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमारा पूरा शरीर काम करता है वो आपका स्थूल कौशल कहलाता है। जहाँ पर सूक्ष्म कौशल यानी चित्र बना रहे हैं तो वहाँ मसल्स का प्रयोग होता है, वो आपका क्या है? सूक्ष्म कौशल है। व्याकरण, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। व्याकरण आपके अनुवाद विधि के अंतर्गत नहीं आता है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। स्क्रैनिंग क्या है? स्क्रैनिंग मोटा मोटा पढ़ना, जैसे कि आपको पता है कोई चैप्टर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फटाफट से सरसरी नज़र से देख लेंगे, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, तो वो होता है आपका स्क्रैनिंग। ये अभी अभी यानी कि 2 साल पहले से ये आने लग गए हैं। ऑनलाइन बेस पर जो परीक्षा हुई थी उसमें ये सभी आए थे। स्क्रैनिंग, तो स्क्रैनिंग मतलब मोटा मोटा पढ़ना। स्कैनिंग मतलब होता बारीकी से पढ़ना या खोजना, बारीकी से पढ़ना या खोजना, ये स्कैनिंग कहलाता है। 15 से 25 साल की उम्र के बच्चे द्वारा उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारण को कहा जाता है तार प्रेषित वाचन। तार प्रेषित वाचन क्या कहलाता है? जो 15 से 25 साल की उम्र के बच्चे द्वारा उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को कहा जाता है तार प्रेषित वाचन। तो देखिए, ये स्कैनिंग, ये तार प्रेषित वाचन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्क्रैनिंग होता है क्रैनिंग, मोटा मोटा, और स्कैनिंग बारीकी से पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे स्टीफन क्रैशन का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, स्टीफन क्रैशन का सिद्धांत। तो ये हैं आपके स्टीफन क्रैशन। यह एक भाषाविद हैं जो अमेरिका के हैं। स्टीफन क्रैशन कहाँ के हैं? अमेरिका के। SLA, इन्होंने SLA यानी कि अर्जन अधिगम परिकल्पना, निगरानी, निवेश, इनके जो हैं ये सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। निवेश होता है बच्चों को ऐसे इनपुट देनी चाहिए जो बोधगम्य हो। ये कहते हैं बच्चों को ऐसे इनपुट दे दो जो बोधगम्य प्रदान करते हो। बोधगम्य निवेश क्या होता है? बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। भावात्मक फिल्टर, प्राकृतिक क्रम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके स्टीफन क्रैशन के अंतर्गत। और भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन बिना किसी ज़्यादा प्रयास से हो सकता है। ये कहते हैं जो भाषा का अर्जन है ना, ये बिना किसी ज़्यादा प्रयास से भी हो सकता है। बच्चों को जितना आता है
उससे आगे पढ़ाया जाए। ये नहीं कि बच्चे को जितना आ रहा है बस उतना ही छोड़ दो ना, ये कहते हैं स्टीफन ने कि बच्चों को जितना आता है ना उससे आगे भी बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों में पहले भाषा का अर्जन होगा, इसके बाद ही किसी भाषा को सीखेगा। यानी कि बच्चा पहले जो है अपनी मातृभाषा अर्जन तो होती है ना, तो पहली बात मातृभाषा है, तो पहले बच्चों को जो मातृभाषा है उसमें अर्जन होगा, इसके बाद ही किसी भाषा को बच्चा सीख सकता है। तो ये थे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपको 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे। इसलिए जितनी भी आपकी क्लास आएंगी इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यानी कि NCF मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। NCF संपूर्ण NCF आपको आदर्श केयर क्लासेज पर मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसका PDF अगर किसी भी अभ्यर्थी को चाहिए तो कमेंट करना, या आप लोग जो हैं व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि मित्रों आप लोग इस क्लास को देखने के बाद में हिंदी का प्रैक्टिस सेट अवश्य हल करना और बताना कि आपका स्कोर कितना बना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बने रहिए अपने ही आदर्श केयर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।